हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र। आज की वीडियो में बात करेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड इंडोर मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ही आता है ये टॉपिक, और ये कुछ डॉक्ट्राइन बने हुए हैं, इसको हम समझने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पेपर के लिए भी। ठीक है, कंपनी लॉ में बाकी अगर और वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारी, वहां जाके इसकी वीडियोस देख सकते हो। हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो के नोट्स आपको मिल जाएगी। जैसे इस वीडियो के आपको ये वाले नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आपको पहले ये वीडियो पूरी देखनी है, जिससे पूरा वीडियो का जो आपको समझ में आ जाएगा जो नोट्स में क्या लिखा हुआ है। अगर आप वीडियो पूरी देखोगे तो समझ में आएगा कि एक एक लाइन से हम समझेंगे नोट्स में, क्योंकि आपको जब नोट्स पढ़ोगे तो आपके लिए आसानी होगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस पहले समझते हैं क्या होता है। देखो, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये कहता है, सेक्शन 399 में बता रखा है कि जो भी आपके एमओए और आर्टिकल ऑफ रजिस्ट्रेशन है, जो आप रजिस्ट्रार के साथ रजिस्ट्रेशन करवाते हो, जब आपको पता है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो आपको ये दो डॉक्यूमेंट मेन होते हैं। एमओए आपका क्या करता है, आपका कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इसके बाहर आप काम नहीं कर सकते, जो इस पर लिखा हुआ है उसी के अंदर काम करना पड़ेगा। आर्टिकल्स में आपके रूल्स रेगुलेशन होते हैं कंपनी के। तो ये दो दो डॉक्यूमेंट आपको रजिस्टर करने पड़ते हैं रजिस्ट्रार के साथ। जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है डॉक्यूमेंट्स का, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाते हैं। यानी कि कोई भी बंदा जो भी कंपनी से डील करना चाहता है वो इस डॉक्यूमेंट को पढ़ सकता है। पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए हो जाती है। सो एनी पर्सन कैन इंस्पेक्ट दिस डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली, या तो ऑनलाइन पढ़ लेगा वो, या कि कॉपी ले सकता है रजिस्टर्ड ऑफिस जाके बाय पेमेंट ऑफ प्रेस्क्राइब फीस। तो हर एक पर्सन जो कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसकी ये जिम्मेदारी है कि ये इसमें क्या लिखा हुआ है इन डॉक्यूमेंट्स में वो पढ़े, इसके कंटेंट को अच्छे से पढ़े। डॉक्यूमेंट में क्या है, क्या मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डॉक्यूमेंट में सही है, हो सकता है नहीं हो सकता कंपनी के साथ, तब जाके वो कंपनी से डील करे। तो इसमें डॉक्यूमेंट, इसलिए कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये कहता है कि हर एक पर्सन जो कंपनी से डील कर रहा है, ये मान लिया जाएगा, इज डीम्ड मतलब मान लिया जाएगा कि इस बंदे ने कंपनी के डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट को अच्छे से रीड करा है और अंडरस्टूड करा है, प्रॉपर मीनिंग क्या लिखा हुआ है, तब जाके कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो। ऐसा नहीं है कि वो उसमें लिखा हुआ है कि मान लो वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहा है कंपनी के साथ कोई रेलवे ट्रैक बनाने का। अब कंपनी के पास पावर ही नहीं है कि वो रेलवे ट्रैक बनाए, एमओए में लिखा हुआ ही नहीं ऑब्जेक्टिव में, और आपने डील कर लिया। आपने पढ़ा ही नहीं एमओए में कंपनी के क्या लिखा हुआ है, तो गलती आउटसाइडर की मानी जाएगी, कंपनी की नहीं मानी जाएगी। गलती आउटसाइडर की मानी जाएगी, बिकॉज ये एमओए उनके लिए था पढ़वा मिल, लेकिन उसे पढ़ा नहीं तो उस गलती उसकी है। तो ये डॉक्ट्राइन कहता है। तो डॉक्ट्राइन मतलब प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस है, यानी कि पक्का सबूत बनेगा कि आप अगर नहीं पढ़ रहे हो तो आपकी आपकी गलती है, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव नोटिस यही कहता है कि ये डॉक्यूमेंट्स में जो लिखा है ये पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है। यही पक्का सबूत है कंपनी से डील करने का, वरना आप डील क्यों कर रहे हो, आपकी गलती है। तो इसलिए जो भी पर्सन where a person enter into contract which is beyond the power of a company, जैसे मैंने बात कर रेलवे ट्रैक बनाने की, अब वो पावर में नहीं था कंपनी से, तो उसको कोई राइट नहीं मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि वो कंपनी पे केस कर सके। वो खुद ही पर्सन लाइबल होगा, पर्सनली खुद लाइबल होगा। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है। देखो, ये केस भी पढ़ लेते हैं साथ में, केस भी है सच का। कोटला वेंकटेश्वमी वर्सेस चिंता रामामूर्ति। इसमें मॉर्गेज डीड हुई थी, मॉर्गेज डीड करवाई गई थी, सेक्रेटरी के द्वारा एग्जीक्यूट हुई थी और वर्किंग डायरेक्टर के द्वारा। लेकिन आर्टिकल में लिखा था कि ऑल डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी मस्ट बी साइंड बाय एमडी, सेक्रेटरी एंड वर्किंग डायरेक्टर। कि सारे जो भी डॉक्यूमेंट हो गए, आर्टिकल में लिखा हुआ था कि तीन बंदों के द्वारा साइन हो गए, एमडी के द्वारा, सेक्रेटरी और वर्किंग डायरेक्टर। लेकिन कंपनी लिक्विडेशन में आ गई और जो प्लेंटिफ है यानी कि दूसरी पार्टी ने केस कर दिया, कि वो कह रहा है कि डीड वैलिड है तो वो इन्फोर्सेबल है। लेकिन ये पाया गया कि वो डीड तीन बंदों की तरफ साइन होनी चाहिए, तो ये डीड इनवैलिड मानी जाएगी, ये वैलिड नहीं है, क्योंकि आपने ये पढ़ा ही नहीं कि भाई डीड तो तीन बंदों की तरफ साइन होनी चाहिए। बट तीन बंदों जब साइन नहीं हुई थी, आपको पता होना चाहिए कि तीन बंदे साइन होने चाहिए,
लेकिन आपने कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और वो डेट 3 बंदों साइन, आपको देखना चाहिए था ना कि 3 बंदों साइन है कि नहीं है, क्योंकि आपने आर्टिकल पढ़ा होगा, कोर्ट ये कह रहा है, लेकिन उसने पढ़ा ही नहीं था। तो मॉर्टगेजी शुड हैव कंसल्टेड द आर्टिकल्स, वही कह रहा है ना कि मॉर्टगेजी को पहले आर्टिकल पढ़ना चाहिए था कि 3 साइन होने जरूरी है, तभी आप डेट, तभी आप साइन करो, तभी आप कॉन्ट्रैक्ट करो, वरना ना करो। लेकिन इसमें भी एक आपके मन में डाउट आएगा कि यार चलो मैंने पढ़ लिया कि 3 साइन होने चाहिए, लेकिन मुझे क्या पता कि उन्होंने 3 साइन करे कि नहीं करे। बात भी ठीक है ना, क्योंकि आपने तो पढ़ लिया 3 साइन होने चाहिए और आपको लगा कि 3 साइन कंपनी ने कर दिए, लेकिन एक्चुअल में आपको नहीं पता अंदर क्या चल रहा है, 3 साइन उसने करे कि नहीं करे, मुझे झूठ बोल दिया क्या पता 3 साइन हो गया है, अंदर करे ना हो। तो इसलिए एक दूसरा भी डॉक्ट्राइन बनाया गया, उसका नाम है इंडोर मैनेजमेंट। कोई कई बार क्या होता है कि आउटसाइडर को पता ही नहीं होता कंपनी में चल क्या रहा है। ये डॉक्ट्राइन आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है, ये कंपनी को प्रोटेक्ट करने के लिए कि आउटसाइडर से, ताकि आउटसाइडर गलत कॉन्टेक्ट ना करे कंपनी के साथ। लेकिन कभी कभार कंपनी भी तो फ्रॉड कर सकती है आउटसाइडर के साथ, क्योंकि कंपनी तो ऑफिसर डायरेक्टर चलती है, कई बार वो गलती कर देते हैं। आपको क्या पता भाई कंपनी में चल क्या रहा है, आपको क्या पता 3 साइन करे कि नहीं करे। तो इसलिए डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आया। ये अगला आया डॉक्ट्राइन इंडोर मैनेजमेंट, यानी कि ये डॉक्ट्राइन जो है ये आउटसाइडर्स के लिए नहीं है, सॉरी आउटसाइडर्स के लिए ही है, कंपनी के लिए नहीं है। ये आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि आपको कभी भी पता नहीं होता। ये कहता है कि डॉक्ट्राइन कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये कहता है कि आप पढ़ सकते हो मेमोरेंडम आर्टिकल तो ठीक है, लेकिन आपको नहीं पता इंटरनल प्रोसीडिंग क्या चल रही है कंपनी में। इसीलिए आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है कि आपको नेसेसरी अप्रूवल ली गई नहीं ली गई है, आपको सैंक्शन आर्टिकल के द्वारा लिए कि नहीं लिए गए, ऑफिसर ने आर्टिकल के अंडर काम करा है कि नहीं करा, आपको ये नहीं पता। तो जब आपको नहीं पता तो आप ये मान लिया जाएगा आपके द्वारा कि भाई कि आर्टिकल में जो लिखा है वो ऑफिसर वैसा ही काम कर रहे हैं। ये डॉक्ट्राइन ये कहता है कि आउटसाइडर को ये मान लेना चाहिए कि जो भी आर्टिकल में लिखा है, जो आपने पढ़ा है, देखो पहले तो ये डॉक्ट्राइन काम आएगा कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। आर्टिकल जब आपने पढ़ लिया तो आपको पता चल गया कि आर्टिकल में ये लिखा है, लेकिन आपको नहीं पता अंदर ये ऑफिसर 3 साइन कर रहे कि नहीं कर रहे, जैसे मैंने इसमें समझ रहे थे। तो आप ये मान लोगे कि भाई ये सारे ऑफिसर सही काम करेंगे आर्टिकल के अंदर, ये डॉक्ट्राइन ये कहते हैं। तो अगर वो नहीं कर रहे ऑफिसर तो गलती उनकी मानी जाएगी, ऑफिसर की, आपकी गलती नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आपने तो आर्टिकल पढ़ा था। तो इसलिए आपकी गलती नहीं मानी जाएगी, कंपनी ने अच्छा काम करा, ऑफिसर ने नहीं करा। ठीक है, तो देखो यहां पर वही लाइन लिखी हुई है, और डॉक्ट्राइन ये प्रोटेक्ट करता है आउटसाइडर को कंपनी से, लेकिन कंस्ट्रक्टिव नोटिस कंपनी को प्रोटेक्ट करता है आउटसाइडर से। ठीक है, तो देखो डॉक्ट्राइन यही कहता है कि भैया ऑफिसर को कंपनी के बिहाफ पे काम करना चाहिए उसी मैनर में जिस तरीके के आर्टिकल में लिखा गया है। अगर आर्टिकल में वैसा लिखा गया तो वैसा काम करना चाहिए, वरना गलती ऑफिसर की मानी जाएगी। देन पार्टी डीलिंग विद द कंपनी वर नॉट अफेक्टेड, क्योंकि उसको नहीं पता इरेगुलरिटी क्या चल रही है। एक केस भी है इसके खिलाफ, जैसे कि रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कन, इसको तुर्कू एंड रूल भी बोलते हैं। ये कहा गया कि डायरेक्टर ऑफ अ डिफेंडेंट कंपनी, एक डायरेक्टर ने सम बोरो करा कुछ प्लेंटिव बैंक से, यानी कि रॉयल ब्रिटिश बैंक से बोरो करा, एक बॉन्ड के द्वारा एक सम बोरो करा गया डायरेक्टर ने। अब आर्टिकल में लिखा हुआ था कि जो भी हम कुछ बोरो करेंगे पहले उसका रेजोल्यूशन पास करना है जनरल मीटिंग में, उसका ऑथराइजेशन लेना है, तब आप बोरो करो। लेकिन शेयर होल्डर ने कहा कि भैया कंपनी वॉज नॉट बाउंड टू रीपे द लोन, क्योंकि वो डायरेक्टर ने गलती क्या करी, उसने ऑथराइज नहीं था, उसने जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करा ही नहीं, उन्होंने सीधा बोरो कर लिया। तो शेयर होल्डर ने कहा कि कंपनी ये पैसा नहीं देगी लोन का, क्योंकि डायरेक्टर बाउंड ही नहीं थे, परमिशन ही नहीं ली उसने, विदाउट एनी परमिशन लोन ले लिया। लेकिन थर्ड पार्टी ने कहा कि देखो भैया मेरी गलती नहीं है, मेरे तो गलती नहीं है ना, मैंने तो भैया आर्टिकल में पढ़ा था कि ऑथराइजेशन डायरेक्टर को लेना है, और हमने ये मान लिया था, प्रिज्यूम कर लिया था कि कंपनी ने सारी अप्रूवल परमिशन ले ली गई होगी लोन लेने के लिए। लेकिन हमारी गलती नहीं है कि डायरेक्टर ने गलत की है, आपकी गलती है ना, तो इसलिए आपको ये मानना पड़ेगा। तो कंपनी को ये लोन पे करना पड़ा। ये है सबसे बड़े प्रिंसिपल, है ना। इसमें आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करा जा रहा है, क्योंकि भैया आपको नहीं पता ना अंदर कंपनी में अप्रूवल ली कि नहीं ली गई है, तो आप तो पहले मान के चल लोगे कि आर्टिकल में लिखा गया था कि हाँ भाई ऑथराइजेशन डायरेक्टर ले गए, आपने मान लिया होगा, क्योंकि आपको थोड़ी पता अंदर क्या चल रहा है। तो इसलिए ये बहुत बढ़िया प्रिंसिपल है अंडर मैनेजमेंट। अब एक्सेप्शन भी लेकिन इसकी कुछ है। सबसे पहला है नोटिस ऑफ इरेगुलरिटी। अगर इरेगुलरिटी का नोटिस पहले से था आपको,
और आप आपने जानबूझ के कंपनी से कॉन्टेक्ट कर लिया ताकि कंपनी को जानबूझ के फंसवाया जाए, तो भैया ये एक्सेप्शन है, यहाँ पर नहीं लगेगा डॉक्ट्राइन। ये वाला केस भी है, देवी दत्ता माल वर्सेस स्टैंडर्ड बैंक ऑफ इंडिया। इसमें क्या कहता है, दो डायरेक्टर थे, उन्होंने ट्रांसफर ऑफ शेयर एग्जीक्यूट करा, शेयर को ट्रांसफर डीड, लेकिन दो डायरेक्टर में से वन वॉज नॉट वैलिडिटी अपॉइंटेड। एक डायरेक्टर तो अच्छे से अपॉइंट ही नहीं हुआ था, झूठ मूठ के डायरेक्टर बन गया था, और अदर वॉज ट्रांसफर हिमसेल्फ। एक तो ट्रांसफर ही था, यानी कि एक डायरेक्टर ने खुद ही अपने आप को शेयर बेच दी, जानबूझ के अपने नाम से। शेयर व ट्रांसफर इन अपने नाम से उन्हें शेयर बेच दिए गए, यानी कि शेयर को बेचना था किसी और को, यानी कि उसने अपने नाम के ही खुद को ही शेयर बेच दिए गए। तो ट्रांसफरर हैड द नॉलेज ऑफ दीज फैक्ट्स, क्योंकि ट्रांसफरर जो था जिसने शेयर एक्चुअल में बेचे थे, तो वो बेसिकली उसको ये बात की नॉलेज थी कि मैं डायरेक्टर को बेच रहा हूं। तो अब ये जब उसको पता था, तो ये ट्रांसफर इनवैलिड माना जाएगा, क्योंकि शेयर को किसी और को बेचना था, शेयर होल्डर को किसी और शेयर होल्डर को बेचना था, डायरेक्टर को नहीं बेचना था। लेकिन जो ट्रांसफरर है उसको ये बात पता था, जो शेयर होल्डर है वो डायरेक्टर को ही बेच रहा था, तो इसलिए यहां पर ये डॉक्ट्राइन काम नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर डायरेक्टर ने खुद ट्रांसफर ही बन गया ना वो खुद ही। तो यहां पर जो जो बेचने वाला उसको पता होगा, क्योंकि उसने अपने नाम से ट्रांसफर करा है, अपने खुद को ही शेयर ट्रांसफर करवा दिए। तो ये भैया जब नाम से करवाए हैं, तो क्या उसको पता नहीं, वो शेयर होल्डर को, कि मैं किसको ट्रांसफर कर रहा हूं, सब पता होगा उसे। तो इसलिए कुछ और भी केसेस है यहाँ पर, आप ये आसानी से पढ़ सकते हो। जैसे होवर्ड होवर्ड वर्सेस पेटेंट अवरी का आर्टिकल में लिखा होता कंपनी पी कि वो 1000 यूरो तक बोरो कर सकती है डायरेक्ट विदाउट शेयर होल्डर अप्रूवल। हाउएवर उन्होंने क्या करा, उन्होंने रेजोल्यूशन पास, लेकिन कह रहा है कि अगर उसको बोरो करना है 1000 से ज्यादा, तो रेजोल्यूशन पास करना जरूरी होता है। अब कंपनी ने 3500 बोरो कर दिया फॉर वन ऑफ द डायरेक्टर विदाउट द कंसेंट ऑफ शेयर होल्डर, यानी कि 3500 यूरो बोरो कर दिए, शेयर होल्डर कंसेंट नहीं ली, लेकिन डायरेक्टर से बोरो कर दिया कंपनी ने, अपने ही डायरेक्टर से है, और वो लोन की डेट वैलिड मानी गई 1000 तक, एज डायरेक्टर हैज अ नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, क्योंकि डायरेक्टर को ये बात का पता था, क्योंकि डायरेक्टर कंपनी में ही था ना, उसको पता था ये बात का। तो इसको जब पता था, उन्हें जानबूझ के 3500, जो वो सोच रहा था कि 3500 कंपनी हमने बोरो कर लिया और कंपनी 3500 मुझे देगी, डायरेक्टर सोच रहा था, और वो भाई उसने कहा कि भैया वैलिड होगी सिर्फ 1000 यूरो तक, 3500 पूरा देगी कंपनी उसको, क्योंकि भैया डायरेक्टर को पता था ये बात का, डायरेक्टर कंपनी का ही तो बंदा था, तो उसको पता था ये बात का कि भैया ये चीज होती है, कंसेंट लेनी पड़ती है, लेकिन जानबूझ के नहीं ली। ये भी आप केस पढ़ सकते हैं यहाँ से, वही चीज है इसमें भी, कि भैया एक शेयर अलॉट कर दिए, और वही चीज हुई कि भैया आपने शेयर अलॉट कर दिया, अलॉटी उस समय प्रेजेंट था, और उसको पता था कि डायरेक्टर अपॉइंट अच्छे से नहीं हुआ था ऑफिस में, और जानबूझ के उसने तब भी, मतलब उसको पता था इरेगुलरिटी के बारे में, वही चीज है। दूसरा है नेग्लिजेंस, कई बार आपने ही गलती कर दी, आपको कई बार शक होता है, कई बार सस्पिशियस होता है कि हाँ भाई कुछ इंक्वायरी करवानी चाहिए, कि भाई जैसे कि पीछे हमने बात करी 3 साइन हुए कि नहीं हुए, कई बार आपको शक होता है, और शक से आपने अगर काम नहीं करा, आपने नेग्लिजेंस कर दी, आपने इंक्वायरी नहीं कराई, आपने उस पता नहीं करा कि कंपनी में चल क्या रहा है, तो गलती आपकी भी है, क्योंकि जब आपको पता होता है नेग्लिजेंस के बारे में, थोड़ा बहुत सस्पिशियस था, तो आपको थोड़ा पता करना चाहिए था, तो इसलिए उसके बारे में खुद ही आप रिस्पॉन्सिबल हो गए। फिर नेग्लिजेंस हुई है तो यहां पर डॉक्टर नहीं लगेगा, जैसे कि कुछ केसेस आपके सामने बने हुए, आनंद बिहारी लाल वर्सेस दिनशो। इसमें क्या था, अकाउंटेंट कंपनी का डी का था, उसे इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी ए के नाम से, ठीक है। कंपनी ने कहा कि ये ट्रांसफर डीड वॉइड मानी जाएगी, क्योंकि प्लेंटिफ वाज नॉट अलाउड टू प्लीड दी, क्योंकि उसको पता है जब ए के नाम से प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, अब यहां पर पता होना चाहिए सामने वाले बंदे को, क्योंकि अकाउंटेंट ट्रांसफर नहीं कर सकता किसी प्रॉपर्टी को, उसको सस्पिशियस आ गया होगा दिमाग में, लेकिन तब भी उसने जानबूझ के डीड करी है, तो गलती उसकी है, ये चीज कह रहा है वो। तो इट इज क्लियर द पावर ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी कंपनी वाज आउटसाइड द अथॉरिटी ऑफ अकाउंटेंट। जब पहले से पता है आपको अकाउंटेंट की अथॉरिटी नहीं होती, सस्पिशियस हो गया होगा, तो जानबूझ क्यों करा आपने केस भाई, क्यों करा आपने डील, गलती आपकी है ना। तो वही चीज कह रहा है, ठीक है। एक और जैसे केस है हॉन्गटन एंड कंपनी वर्सेस नॉदरलैंड लो एंड विल्स। इसमें पर्सन वो डायरेक्टर एक दो कंपनी का था, उसने क्या करा, एक कंपनी से लोन ले लिया और दूसरी कंपनी को दे दिया, दो कंपनी का डायरेक्टर था ना, एक कंपनी से लिया लोन, दूसरी कंपनी को दे दिया।
बीच में डायरेक्टर ने, और कंपनी ने कहा कि ये तो अनयूजुअल है, इसकी तो इंक्वायरी करानी चाहिए, ऐसा तो हो नहीं सकता एक डायरेक्टर दूसरी कंपनी क्यों डरने दिया। सो कंपनी said that it was unusual. An inquiry was done to ascertain whether the person making contract had authority to make it. कि अगर आपको सस्पिशियस लगा तो कंपनी ने उसी टाइम इसके ऊपर इंक्वायरी करवाई कि भाई क्या ये सही भी है कि सही, तो इंक्वायरी करवानी जरूरी है, वो ये कह रहा है। उसके बाद फोर्जरी अगर हो रही है, फोर्जरी मतलब कुछ नकली चीजें हो रही है, तो आपका वहां पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाता है, तो वहां पर डॉक्ट्राइन लगेगा नहीं इंडोर मैनेजमेंट वाला। जैसे कि भैया अगर मैं गलत साइन कर दिए, किसी के झूठे साइन कर दिए, तो वहां पर वॉइड एब इनिशियो माना जाता है, फ्रॉम वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड माना जाता है। तो जो इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वहां पर भैया आपकी गलती है, आपको पता होना चाहिए, आपको माना कि आपको नहीं पता, चलो कि भाई झूठे सिग्नेचर, मुझे क्या पता झूठे सिग्नेचर है, लेकिन फिर भी कंपनी एक्ट ये कहता है कि भाई अगर फोर्जरी होती है ना, तो इनवैलिड है कॉन्ट्रैक्ट, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना गया, तो भैया फिर आप कैसे केस कर दोगे कंपनी के ऊपर कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करा। तो वही चीज कह रहा है, ठीक है। कंपनी कैन नॉट हेल्ड फॉर फोर्जरी कमिटेड बाय ऑफिसर, वही लिखा हुआ है, कंपनी बिल्कुल भी जिम्मेदारी नहीं लेगी ऑफिसर की फोर्जरी से। तो ठीक है, देखो एक केस भी है, रूबन वर्सेस ग्रैंड फिंगोल कंसोलिडेटेड का, कि सेक्रेटरी एक कंपनी का था, उसने 2 डायरेक्टर के सिग्नेचर झूठे कर दिए शेयर सर्टिफिकेट पे, आर को इशू कर दिए। कंपनी ने कहा कि ये सर्टिफिकेट इनवैलिड माना जाएगा, क्योंकि यहां पर झूठे सिग्नेचर हुए शेयर सर्टिफिकेट थे, तो आप शेयर होल्डर कंपनी के नहीं बने। अब वो कहेगा कि मुझे क्या पता झूठे सिग्नेचर है, आर कहेगा, तो कंपनी सेट कहेगा बिल्कुल आपको नहीं पता था, लेकिन क्योंकि हमारा ये रूल है कि भैया सर्टिफिकेट पे सब तक सही सिग्नेचर नहीं होगे, तब तक हम आपको ऐसे नहीं बना देंगे शेयर होल्डर। आप, हाँ आप दोबारा से सिग्नेचर करवा लो तो बन जाओगे, दिक्कत क्या है। समझ आ गया यहां तक? तो बढ़िया। उसके बाद हमारा इसमें ही एक छोटा सा टॉपिक है, वो है ओस्टेनिसेबल अथॉरिटी। ओस्टेनिसेबल का मतलब क्या होता है? दिखावटी। अथॉरिटी मतलब अधिकार। तो कई बार दिखावटी जो अथॉरिटी होती है, वहां पर क्या होता है डायरेक्टर का, ठीक है, दिखावटी अथॉरिटी, दिखावटी अधिकार। तो ये क्या होता है, देखो कंपनी कह रहा है कि हेल्ड कंपनी लाइबल तब होगी, जैसे हमने आपने आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार फोर्जरी कर रही है कंपनी, तो कंपनी लाइबल होनी चाहिए ऑफिसर के एक्ट से, बिल्कुल होनी चाहिए। तो वो कह रहा है देखो कितनी होनी चाहिए। अगर कंपनी तब लाइबल होगी जब उसके ऑफिसर के फ्रॉडलेंट एक्ट ऑस्टेनिसेबल अथॉरिटी के अंदर होगी, यानी कि कोई ऐसी अथॉरिटी जानबूझ के, दिखावटी अथॉरिटी है वो, एक्चुअल में अथॉरिटी नहीं थी उसकी डायरेक्टर की, तब कंपनी लाइबल होगी, फोर्जरी वगैरह में नहीं होगी। देखो ब्रिटिश थॉमसन हॉस्टन कंपनी वर्सेस फेडरेशन यूरोपियन बैंक, उसमें क्या लिखा हुआ है कि एक आर्टिकल में ऑथराइज था कि डायरेक्टर को डिसाइड करना है सिग्नेचरी ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में सिग्नेचरी करनी है और कॉन्ट्रैक्ट पे सिग्नेचर करना होता है। डायरेक्टर ने अपने आप को चेयरमैन बोल दिया, डायरेक्टर डिस्क्राइबिंग हिमसेल्फ चेयरमैन, जबकि आपको पता है डायरेक्टर चेयरमैन कैसे हो जाएगा, जब तक है नहीं तो झूठा मानना अपने आप को चेयरमैन वो, विदाउट बीइंग सो ऑथराइज, ऑथराइज है ही नहीं, दिखावटी कर रहा है कि मैं चेयरमैन हूं, दिखावट कर रहा है। और उसने क्या करा, प्लेंटिफ्स जो बाहर के बंदे हैं को जिसका कॉन्ट्रैक्ट करा था, उसने उसको गारंटी कर दी कंपनी के बिहाफ पे, क्योंकि चेयरमैन उसने अपने आप को कह दिया झूठा, और कह दिया कि टेंशन मत लो, मैं आपका लोन पूरा कर दूंगा, या मैं ये डॉक्यूमेंट जो भी है लोन वगैरह मैं आपको कर दूंगा, ठीक है, मैं आपको दे दूंगा लोन। द कोर्ट सेड दैट अ पर्सन डीलिंग विद अ डायरेक्टर, कि जो पर्सन डील कर रहा है डायरेक्टर से, यानी कि ये ब्रिटिश जो बैंक वाला जो है, नीड नॉट इंक्वायर टू हिज अथॉरिटी, उसको इंक्वायर करने की जरूरत नहीं है अथॉरिटी फॉर एक्ट, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या कहता है, आपको नहीं पता ना कंपनी के अंदर चल के रहा है, डायरेक्टर झूठे काम कर रहा है, आपको नहीं पता था, ऐसे ही वो कह रहा है कि डायरेक्टर को, डायरेक्टर की अथॉरिटी को सही है कि नहीं है, आपको इंक्वायर करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। डायरेक्टर ने झूठा बोला है, इन विच डायरेक्टर ऑर्डिनरी है अथॉरिटी, अगर डायरेक्टर की ये ऑर्डिनरी अथॉरिटी थी तो आपको इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर डायरेक्टर की अथॉरिटी ये नहीं थी, यानी कि दिखावटी अथॉरिटी थी, तो वहां पर डायरेक्टर फ्रॉडलेंट एक्ट में लाइबल होगा। तो यहां पर आप देखो तो डायरेक्टर ने झूठा वादा करा है ना, दिखावटी अथॉरिटी थी, चेयरमैन तो था ही नहीं वो, आर्टिकल में अगर लिखा हुआ नहीं था कि भाई डायरेक्टर गारंटी दे सकता है, आर्टिकल में ऐसा कोई लिखा हुआ नहीं था,
ठीक है, कि डायरेक्टर एज अ चेयरमैन बन के दे देगा, तो उसे दिखावटी अथॉरिटी बोलता है। वहां पर अगर गलती करे डायरेक्टर, तो वहां फ्रॉडलेंट एक्ट में लायबल होगा। ठीक है, तो दिखावटी अथॉरिटी के लिए लायबल होगा। लेकिन अगर डायरेक्टर की अथॉरिटी कोई थी और वहां पर उसने कोई ऐसी गलती करी, तो कंपनी लायबल नहीं होगी, अनलेस एंड अनटिल ए वाले केस हो, जैसे फोर्जरी वाला केस है, वहां पर कंपनी लायबल नहीं होगी, जो इनवॉलिड माने जाते हैं बिल्कुल पहले से ही, या नेग्लिजेंस होगी तो वहां पर कंपनी लायबल नहीं होगी। लेकिन अगर डायरेक्टर अपनी दिखावटी अथॉरिटी के साथ काम कर रहा है, जो अथॉरिटी इसको आर्टिकल में नहीं थी, तो वहां पर डायरेक्टर की इस वजह से कंपनी लायबल होगी। समझ आ गई बात? तो वही लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, तो देखो इसने वही लिखा हुआ है इसमें भी कि भाई कोर्ट ने यही कह दिया लास्ट में कि आपको नहीं पता ना, तो इसलिए आपको पता था कि डायरेक्टर की अथॉरिटी हो गई, डायरेक्टर की अथॉरिटी हो गई है, आपको नहीं पता डायरेक्टर चेयरमैन है ये वाला। ठीक है, आपको कोई इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है, आपने आर्टिकल पढ़ा, मेमोरेंडम पढ़ा, बस। आपको नहीं पता कि डायरेक्टर चेयरमैन था या नहीं था, उन्हें झूठ बोल के गारंटी दे दी, तो अब कंपनी लायबल होगी जो डायरेक्टर ने कह दिया, तो वही लिखा हुआ है। कंपनी लायबल होगी ऑस्टेनिसेबल अथॉरिटी के अंदर काम कर रहा है, यानी कि उसकी अथॉरिटी थी ही नहीं, चेयरमैन बन गया वो, तो अब कंपनी को लायबल होना पड़ेगा उसकी, उसने जो गारंटी दे दी है। लेकिन अगर डायरेक्टर ने फोर्जरी करी है, ठीक है, नेग्लिजेंस करी है, तब कंपनी लायबल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ऑस्टेनिसेबल अथॉरिटी कर रहा है डायरेक्टर, जो जानबूझ के, कुछ था ही नहीं उसकी अथॉरिटी, और दिखावट कर रहा है अपनी अथॉरिटी का चेयरमैन बन के, तो वहां पर लायबल होगी। समझ आ गई बात यहां तक? चलो बहुत बढ़िया, आज की वीडियो के लिए इतना ही, तब तक बाय बाय, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो, बाय बाय, थैंक यू।